हेलो एवरीवन। आज हम लोग कल से जहाँ से क्लास छोड़ा था वहाँ से आगे शुरू कर रहे हैं। कल हमने शुरू किया था पास्ट सब्जंक्टिव मूड के बारे में। जैसा कि आपको पहले भी जो क्लासेस जो आपको यहाँ वीडियो लेक्चर्स मिले हैं उसमें हमने सिर्फ सब्जंक्टिव मूड के बारे में बात किया है। जो 2 वीडियोस था वो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड के बारे में था और ये जो वीडियो है आपका इसके पहले वाला पास्ट सब्जंक्टिव था और ये भी पास्ट सब्जंक्टिव का ही श्रृंखला आपको अभी मिल रहा है। तो पास्ट सब्जंक्टिव मूड, जब भी हम सब्जंक्टिव बात करते हैं तो वो वर्ब का फॉर्म होते हुए भी कभी एक्शंस वहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं होता है। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में जहाँ हमने देखा कि वहाँ पे हम अपना इच्छा, राइटर के ओपिनियन को, राइटर के डिज़ायर को हम एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और वो ओपिनियन प्रेजेंट में था, पास्ट में था या फ्यूचर में था, हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम जो लगाएंगे पास्ट सब्जंक्टिव मूड में वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा सिर्फ, और वर्ब के सेकेंड फॉर्म में आप जो एक्सप्रेस करने जा रहे हैं पास्ट सब्जंक्टिव मूड में, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी बातें होती हैं और वो इमेजिनरी बातें पास्ट की नहीं होती, वो इमेजिनरी होती है काल्पनिक बातें जो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कल्पना में है, वो बातें प्रेजेंट की होती हैं। तो प्रेजेंट की इमेजिनरी बात करना है लेकिन यूज़ करना है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वैसे आपको पता है जो कल भी हम लोग डिस्कस किए थे कि वर्ब का यही सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी होता है और यही वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपका पास्ट सब्जंक्टिव मूड होता है। तो फ़र्क है दोनों के फंक्शन में। तो कल एक हमने बताया था कि कैसे पता चले कि हम इमेजिनरी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक वर्ड है विश। विश जब वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि काश ऐसा होता, काश मेरे पास ये होता, काश मैं ये करता। तो ये जो विश है ये क्लू के रूप में है। ऐसे ही सेकेंड जो क्लू हैं, थर्ड क्लू हैं, वो सब चर्चा करेंगे। उस चर्चा के पहले सिर्फ 2 बातें आपके दिमाग में हो कि पास्ट सब्जंक्टिव मूड जो होगा वो इमेजिनरी सिचुएशन सिर्फ दिखाएगा और वो जो काल्पनिक चीज़ों को दिखाएगा वो सिर्फ प्रेजेंट का होगा और कहेंगे उसको पास्ट सब्जंक्टिव और यूज़ भी करेंगे पास्ट के सेकेंड फॉर्म, डिड एक्शन के लिए और हैड प्लस नाउन पोजीशन के लिए, और स्टेट के लिए हमारे पास एक ही चॉइस है। जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट में वॉज और वर्ड दोनों लगाते हैं लेकिन पास्ट सब्जंक्टिव में सिर्फ वर्ड लगाते हैं और कॉम्प्लीमेंट में नाउन या एडजेक्टिव कोई भी यूज़ आप करते हैं स्टेट के लिए। तो आई विश से जो मैंने एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल मैं आज जो रख रहा हूँ थोड़ा और एक्सप्लिसिट है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई विश आई हैव विंग्स, अब ये वाक्य को पढ़िए और साथ साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। आई विश आई हैव विंग्स। तो अब आप बताइए कि ये जो विश है इसका मतलब हुआ कि आई विश, काश मेरे पास पंख होते, काश मेरे पास पंख होते। अब बताइए कि ये जो कंटेंट्स रखा गया है कि मेरे पंख होते, क्या ये कभी पॉसिबल है? अगर मैं आई विश ना बोलूँ तो आई हैव विंग्स का मतलब हुआ कि मेरे पास पंख हैं, लेकिन ऐसे जो स्टेटमेंट को हम दे रहे हैं ये कभी पॉसिबल है नहीं। ये सिर्फ कल्पनाओं में हम इच्छा कर सकते हैं कि काश मेरे पंख होते, काश मेरे पंख होते, यानी कि अभी प्रेजेंट में हम ये विश कर रहे हैं काश मेरे पंख होते। तो प्रेजेंट में अगर कभी भी इमेजिनरी बात करना है तो आपके पास क्या चॉइस है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे हैव के बदले में हैव होता है फर्स्ट फॉर्म और इसका सेकेंड फॉर्म होता है हैड। हैव फर्स्ट फॉर्म होता है और इसका सेकेंड फॉर्म हो गया आपका हैड। तो यहाँ पे हैव की जगह क्या लगना चाहिए? हैड। तो हम फॉर्म यूज कर रहे हैं पास्ट का, फॉर्म है पास्ट का, लेकिन ये बात पास्ट का नहीं है। अगर पास्ट का बात होता तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ, यहाँ पे रिलेट करते हुए भी देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि आई हैड नॉलेज, आई हैड नॉलेज, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास ज्ञान था, मेरे पास ज्ञान था, अभी नहीं है, मेरे पास ज्ञान था। तो मेरे पास ज्ञान था ये सही बात है, पास्ट के रिमोट टाइम को दिखा रहा है। तो जब हम टाइम को दिखाते हैं तो उस समय ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट
टेंस कहलाएगा। क्या आपको लग रहा है इस वाक्य को पढ़ के कि ये अभी की बात हो रही है? मेरे पास ज्ञान है या मेरे पास ज्ञान था? मेरे पास ज्ञान था, ये पास्ट की बात है। लेकिन इसमें जो हम बात कर रहे हैं इससे एकदम साफ पता चल रहा है कि काश मेरे पंख होते, काश मेरे 4 पैर होते, काश मेरे पास दुनिया की सारी दौलत होती, काश मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत होता। ऐसा कल्पना कर रहे हैं, और कल्पना करने वाले को भी पता है कि ये कल्पना ही रहेगा, पूरा होने वाला नहीं है। तो जब भी ऐसा एहसास हो आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगना है। तो हैव यहाँ गलत था और हैड यहाँ सही है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ रख रहा हूँ जो एकदम स्पष्ट रूप से आप क्लियरली समझ लेंगे। आई विश आई एम अ टाइगर। आई विश आई एम अ टाइगर। तो ये क्लू के रूप में हम जो यहाँ रख रहे हैं वर्ड वो विश है। आई विश मैं काश मैं शेर होता, काश मैं मंत्री होता, काश मैं राजा होता, काश मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता। तो ऐसी इच्छा हम व्यक्त कर रहे हैं जो प्रेजेंट की इच्छा जो पूरा होने का चांस लगभग ना के बराबर है। तो ऐसी कोई भी प्रेजेंट की इच्छा होगी तो हमारे पास एक ही चॉइस है जो वहाँ लिखा हुआ है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे विश को देखिए और यहाँ पे वर्ब को देखिए। ये वर्ब जो है बी का 5th फॉर्म है, इसलिए हमें बी का सेकेंड फॉर्म वर लगाना है। और सब्जंक्टिव में हमें हमेशा लगाना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लेकिन स्टेट के लिए वर, वाज का यूज़ नहीं करेंगे। काश मैं टाइगर होता, काश मैं टाइगर होता। यहाँ एम हटाइए और वर करिए क्योंकि आप इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, वो भी प्रेजेंट का। यहाँ पता चल रहा है, यहाँ विश लिखा हुआ है, आई विश है, ये प्रेजेंट की इच्छा है। अगर पास्ट की इच्छा रहती तो वहाँ का स्ट्रक्चर में बदलाव अगले वीडियो में देखिए। आप छोटा छोटा जैसे बता रहे हो वैसे स्पून फीडिंग कर रहे हैं, आप समझिए। आई विश आई हैव 4 legs। काश मेरे 4 पैर होते, काश मेरे 4 पैर होते। क्या आपको लगता है कि कभी आपके 4 पैर हो जाएंगे? कभी लगता है? ऐसी इच्छा है जो कभी पूरा ही नहीं होगी। तो यहाँ पे आई विश आई हैव 4 legs। आपको बता दें कि कोई भी इच्छा जो कभी भी पूरा नहीं हो सकती, वो इच्छा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पास्ट सब्जंक्टिव मूड में ही रखेंगे। पास्ट सब्जंक्टिव मूड यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म के सारे जो हम आगे आपको जब परफेक्ट सब्जंक्टिव मूड जब करा देंगे उसके बाद जब कंडीशनल सेंटेंस बताएंगे उसमें सारी चीज़ें ना आपके लिए बहुत काम की होगी। वहाँ पे रिलेट करेंगे कि कब आपस में ये सब मिक्स भी होता है और कब सेपरेटली रखा जाता है। तो आई विश आई हैव 4 legs। तो बताइए, मैं ऐसी इच्छा कर रहा हूँ काश कि मेरे 4 पैर हो जाएं। अभी नहीं है तो क्या कुछ समय के बाद हो जाएगा? नहीं होगा, ये हमेशा हाइपोथेटिकल है। तो यहाँ पे हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होना चाहिए? हैड। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आई हैड 4 legs। अगर मैं कहता हूँ आई विश आई विन द मैच, आई विश आई विन द मैच। अब यहाँ फिर से बताइए आई विश। तो आई विश का मतलब होता है हमेशा ये इमेजिनरी बात के लिए विश का यूज़ हम कर रहे हैं। तो आई विश आई विन द मैच, काश मैं इस मैच को जीत जाऊं। लेकिन बोलने वाले को बहुत ही हेल्पलेसली कह रहा है कि काश मैं इस मैच को जीत जाऊं, लेकिन बोलने वाला पूरे तरीके से श्योर है कि ये बात सिर्फ ख्यालों में हो सकता है, ऐसा पूरा हकीकत में कभी बन नहीं सकता। तो हकीकत में जो नहीं होता तो प्रेजेंट की ऐसे इच्छाओं को आप पास्ट के सेकेंड फॉर्म के जरिए एक्सप्रेस करिए। तो यहाँ वॉन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आई विश के बाद कोई भी एक्शन हो, आई विश वॉन, आई विश प्लेड दिस मैच, आई विश रोड दिस लेटर, आई विश रीच देयर ऑन टाइम, आई विश आई हैड विंग्स, आई विश आई हैड मनी, आई विश आई हैड पावर, आई विश हैड नॉलेज, I wish I were a tiger, I wish I were a poet, I wish I were a doctor, I wish I were an otologist, I wish I were a cardiologist। कुछ भी आप विश कर रहे हैं प्रेजेंट का, आपके पास क्या चॉइस है? पास्ट इंडेफिनिट। और ये जो है
पास्ट इंडेफिनिट जब प्रेजेंट की इच्छा बताती है तो उसको आप कतई पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं मानेंगे, वो है हमारा पास्ट सब्जंक्टिव मूड। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो पास्ट के रिमोट टाइम का, डिस्टेंट टाइम का रियल समय बताता है, चाहे वो एक्शन का समय बताए, स्टेट का बताए या पोजीशन का बताए। तो अब इन्हीं चीज़ों को आप दोहराइए बाकी सारे चीज़ों के साथ। एक क्लू तो जैसे मैंने विश दिया है, इसी तरह से दूसरा एक और क्लू मैं आपको बता दूं, क्योंकि विश के बारे में आपने कल भी पढ़ा था। एक चीज़ कम से कम आपको और बता के जाएंगे आज। जैसे एक फ्रेज़ है, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चुनिटी, it is high opportunity, it is about time। देखिए ये सारे जो फ्रेजेस हैं इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो सरफेस मीनिंग जो आप समझ रहे हैं कि इट इज़ टाइम, यानी कि ये बिल्कुल सही समय है, सही समय पहुंच चुका है, सही समय है, एप्रोप्रिएट टाइम है, सूटेबल टाइम है। लेकिन इस फ्रेजेस का, इडियमेटिक एक्सप्रेशंस का, इसका एक और अर्थ होता है जिसका मतलब होता है कि स्पीकर ये बताना चाह रहा है कि समय ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा। दूसरी बात आप देखेंगे कि सारे में वर्ब जो हमने लगाया है वो प्रेजेंट लगाया है, तो ये बात प्रेजेंट की ही इच्छा को व्यक्त किया जाता है। लेकिन प्रेजेंट की इच्छा, जब ये प्रेजेंट की इच्छा व्यक्त करता है तो प्रेजेंट की वैसी इच्छा जो पूरा नहीं हो सकता है, टोटली इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, अनरियल है, तो वैसी इच्छा को व्यक्त करने के लिए आपके पास एक ही चॉइस है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो एक तो आपका क्लू ये मिला, दूसरा क्लू ये मिल रहा है, ऐसे करके एक एक क्लू मैं आपको दूंगा। तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अबाउट टाइम, ये सारे एक्सप्रेशंस का मतलब होता है कि पहले से ही समय बहुत ज़्यादा निकल चुका है, अब इतना ज़्यादा निकल चुका है कि कॉम्पेंसेट करना मुश्किल है, समय बहुत ज़्यादा निकल चुका है, अपॉर्चुनिटी जो था वो ऑलरेडी पहले से ही निकल चुका है। और इट इज़ हाई अपॉर्चुनिटी, समय अपॉर्चुनिटी पहले से बहुत ज़्यादा निकल चुका है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता है, समय पहले से बहुत ज़्यादा निकल चुका है। हालांकि इसका दूसरा मीनिंग, सरफेस मीनिंग जो आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब तो इट इज़ टाइम का मतलब कि यह सही समय है, इट इज़ टाइम टू ईट, या खाने का समय है, इट इज़ टाइम टू स्लीप, इट इज़ टाइम फॉर मी टू ईट, इट इज़ टाइम फॉर मी टू स्लीप, तो वो भी आप सही हैं। तो इसका दो मायने होते हैं। कोई भी वर्ड होता है ना, कोई भी फ्रेजेस होता है, उसको हमें रिलेट करके पढ़ना है। रिलेट करके जब पढ़ेंगे तभी बातें समझ में आएगा। जैसे अभी आज सुबह के क्लास में पढ़ रहे थे तो उसमें दो वर्ड आया, एक था सेटिस्फैक्शन और एक था कंटेंटमेंट। अब सेटिस्फैक्शन का मतलब भी संतुष्टि होता है और कंटेंटमेंट का मतलब भी संतुष्टि, तो दोनों बातों में फ़र्क है ना। तो रिलेट करके चीज़ों को जब हम देखेंगे तो चीज़ें हमेशा बेहतर होती है। तो ग्रामर भी जब पढ़ते हैं तो हमेशा ये बात को ध्यान में रखिए कि कोई भी चीज़ जो हम पढ़ते हैं उसके और क्या क्या काम हो सकता है, और इसका पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकता है, इसका ग्रामेटिकल वैल्यू क्या हो सकता है। जब ये सारी बातों को दिमाग में रखते हैं तो चीज़ें हमेशा बेहतर निकल के आती हैं। तो यहाँ पे इट इज़ हाई टाइम का हमने जो मीनिंग यहाँ लिखा है कि ऑलरेडी लेट, यानी पहले ही लेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। और बात हम कर रहे हैं प्रेजेंट का, लेकिन हम बात ऐसा कर रहे हैं जो गाड़ी छूट चुकी है, वो अब पूरा होने वाला नहीं है। तो इसको प्रेजेंट के इमेजिनरी सिचुएशन के लिए ही होता है। दिस क्लू इज फॉर द प्रेजेंट इमेजिनरी सिचुएशन लाइक विश। ऐसे विश और विशेज़ हैं, तो ये भी इससे आपको क्लू मिल रहा था कि ये भी जो है आपका प्रेजेंट के इमेजिनरी सिचुएशन को बताता था। तो वैसे ही इसका जब यूज कर रहे हैं तो आप देखिए ज़रा, अगर जैसे बोलना है इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम यू won the match। अब
आप आसानी से इस एक्सप्रेशन से जो मैं बता रहा हूँ ये नया नहीं है, बहुत ही कॉमन है, आप हमेशा पढ़ते हैं। इट इज़ हाई टाइम यू वॉन द मैच, तो हम पढ़ लेते हैं कि देखो इट इज़ हाई टाइम रहेगा या इनमें से कोई एक्सप्रेशंस हो, आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। लेकिन आज जो है आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, या पहले से जो जिन्होंने पढ़ा है वो भी समझ रहे होंगे कि यहाँ जो वॉन लगा है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या बता रहा है। क्या ये पास्ट का रियल एक्शन बता रहा है या प्रेजेंट का इमेजिनरी सिचुएशन दिखा रहा है। अगर ये प्रेजेंट का इमेजिनरी एक्शन है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे या पास्ट सब्जंक्टिव मूड बोलेंगे। डिसीजन आपको लेना है। देखने में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, चाहे आप मूड की बात करें या टेंस का बात करें, दोनों वर्ब का फॉर्म है। वॉइस भी वर्ब का फॉर्म है, फाइनाइट भी वर्ब का फॉर्म है, नॉन फाइनाइट भी वर्ब का फॉर्म है, सारे वर्ब के फॉर्म ही हैं। लेकिन सारे वर्ब के फॉर्म के फंक्शन अलग अलग होने की वजह से उसे हम कभी टेंस, कभी वॉइस, कभी फाइनाइट, कभी नॉन फाइनाइट, कभी मूड कहते हैं। यानी हमें क्या समझना है, वर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक उसको फंक्शन के साथ रिलेट करके हम नहीं देखते। और यही रिलेट करना, ये लॉजिक करना, लॉजिकली हर बात को सोचना, यही हमारे लिए ज़रूरी होता है। जब हम कोई क्लोज टेस्ट भी बनाते हैं, हमारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 10 क्लोज टेस्ट में 10 में 10 सही करते हैं, लेकिन मैं खुश तभी होता हूँ जब 10 में 10 का लॉजिक वो सही देता है। इसलिए नहीं कि उसने 10 बना लिया मैं भी खुश और वो भी खुश। अगर 10 में लॉजिक 7 का ही उसने सही दिया है तो फिर वो 3 में उसे अभी मेहनत करना बाकी है। तो आप 4 सवाल बनाते हैं 10 में या 6 बनाते हैं, हर सवाल के पीछे लॉजिक आपने लगाया है या अनुमान के मुताबिक बनाया है। अगर अनुमान के मुताबिक बनाया है तो भाग भरोसे आपकी तैयारी है, और हमेशा लॉजिक के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल सटीक है, आप सही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट इसको मानेंगे क्या? नहीं। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट की इमेजिनरी सिचुएशन दिखाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, और ये पास्ट इंडेफिनिट का यूज़, इसको पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे नहीं बल्कि पास्ट सब्जंक्टिव मूड कहेंगे। इसका अर्थ भी समझे तो और बेहतर है, कुछ और चीज़ समझ में आ जाएगा। समय बहुत ज़्यादा निकल चुका है, इट इज़ हाई टाइम। समय बहुत ज़्यादा निकल चुका है, इट इज़ हाई टाइम का मतलब आपने क्या लिखा कि ऑलरेडी लेट, समय पहले ही बहुत ज़्यादा निकल चुका है। आपको मैच जीत जाना चाहिए था अब तक, इसका सही मायने में अर्थ ये है, आपको मैच जीत जाना चाहिए था। क्या आप मैच जीत गए हैं या जीत गए थे? नहीं, ना आप जीते हैं पास्ट में और ना जीतने की संभावना है। ये सिर्फ इमेजिनरी है प्रेजेंट का, यहाँ से पता चल रहा है इज़ लगा है। इट इज़ हाई टाइम, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, आपको मैच जीत जाना चाहिए था। लेकिन बोलने वाले को पता है कि अब ऐसा होने वाला नहीं है, तो इमेजिनरी हुआ। और कहाँ का इमेजिनरी हुआ? प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का इमेजिनरी है तो आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। एक बात तो अगर हम समझ के पढ़ें तो आसानी से आप बता देंगे कि भाई इट इज़ हाई टाइम के बाद V2 जो लगा है वो एक्चुअली पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, वो पास्ट सब्जंक्टिव मूड है। तो ये जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये स्ट्रक्चर तो सीख लिया, लेकिन अगर इसका मीनिंग भी सीखेगा तो कुछ और फ़ायदा मिलेगा। जैसे एक सवाल आया था परसों तरसों टेस्ट में भी, हमने यहाँ जो सैटरडे का टेस्ट होता है उस टेस्ट में टोटल 15 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं, जितने भी SSC मेन में आते हैं। और जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है उन सबको हम लोग सम्मान भी करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हर बार उन लोगों को अवार्डेड किया जाता है। तो उसी टेस्ट में एक सवाल लिखा हुआ था, इस सवाल में कुछ ऐसा ही था कि इट इज़ हाई टाइम, वॉन नहीं था, वहाँ लिखा हुआ था शुड हैव वॉन द मैच। तो बहुत सारे बच्चे बाहर से भी आते हैं टेस्ट देने के लिए सैटरडे को, जो 11 बजे से होता है, 11 से 12:30। मैं सबको बुलाता हूँ, मोस्ट वेलकम, आइए समझिए। तो ये वाला सवाल जैसे लिखा हुआ था कि इट इज़ हाई टाइम यू शुड हैव वॉन द मैच, और यहाँ पे वॉन नहीं था। तो बच्चे जो रट के पढ़े थे वो बोले कि इट इज़ हाई टाइम के साथ तो हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, और शुड हैव वॉन लगा हुआ था तो सीधा वो गलत करके और आगे बढ़ गए और खुश भी हो गए कि सही बनाए। लेकिन आप खुद ज़रा अर्थ समझिए। इसका अर्थ मैंने समझाया कि समय पहले ही बहुत ज़्यादा निकल चुका है, समय पहले ही बहुत ज़्यादा निकल चुका है, और बोलने वाले को पता है कि अब आप मैच जीतेंगे नहीं, यानी कि आपको अब तक मैच जीत जाना चाहिए था।
तो कोई भी इमेजिनरी बात जो होता है पास्ट का, जो अब पूरा होने वाला नहीं है, उसके लिए हम मोडाल्स का यूज करते हैं हैव के साथ। शुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, कुड हैव, वुड हैव, ये जितने भी एक्सप्रेशंस हैं मोडाल्स में हैव लगा के यूज़ कर रहे हैं, वो पास्ट का हाइपोथेटिकल बात है, उसमें कभी एक्शन होता ही नहीं है। तो यहाँ पे वॉन जो लगा रहे हैं ये इक्वल टू शुड हैव वॉन ही है, तो यहाँ शुड हैव वॉन है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के लिए भी आप तैयार रहिए, और लिखने के समय जब डिस्क्रिप्टिव करेंगे उस समय भी ध्यान रखें कि इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अबाउट टाइम, इन सब के साथ आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं, ये भी सही है, और शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, ये भी सही है। अर्थ समझ लीजिए, समय पहले ही बहुत ज़्यादा निकल चुका है, आपको मैच जीत जाना चाहिए था, आपको मैच जीत जाना चाहिए था। जब भी शुड हैव मस्ट हैव लग जाए तो कभी भी उसका जो एक्शन है वो हाइपोथेटिकल ही हो जाता है, इमेजिनरी ही होता है। ये भी तो इमेजिनरी बात था, तो दिक्कत क्या है, एक दूसरे के बदले में हम इनका रिप्लेस कर सकते हैं। वी कैन स्विच देम राउंड, नो प्रॉब्लम। सही है। इसी तरह से एक और वाक्य देखिए, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ हाई अपॉर्चुनिटी, इट इज़ हाई अपॉर्चुनिटी, it is high opportunity you had passed the exam, तो अब ये बताइए, यहाँ वर्ब पे आपका फोकस होना चाहिए, इट इज़ हाई अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ से ही सारा आपको सिग्नल मिल रहा है, ये जीपीएस की तरह काम कर रहा है। इट इज़ हाई अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर पहले ही निकल चुका है, ऑलरेडी मिस्ड, अवसर पहले ही निकल चुका है आपको, तो अवसर पहले ही निकल चुका है। बात प्रेजेंट का है, इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए एक्सप्रेशंस हैं, तो इमेजिनरी अगर प्रेजेंट का है तो पास्ट परफेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ हैड होना चाहिए या सिर्फ पास्ट होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे शुड हैव पास्ट भी लगाएं तो भी ठीक है, क्योंकि ये भी हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशंस को ही दिखाते हैं। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो चाहे यहाँ पे इट इज़ हाई टाइम हो, इट इज़ हाई अपॉर्चुनिटीज़ हो, इट इज़ अबाउट टाइम हो, कोई भी एक्सप्रेशन रखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ हाई टाइम यू रिटर्न या रिटर्न्ड, रिटर्न। इट इज़ हाई टाइम यू स्लीप या स्लेप्ट, स्लेप्ट। इट इज़ हाई टाइम यू help them या help them, help them. It is high time you protect them या protected them, protected them या should have protected them, both are correct. तो ये सब हम imaginary situation दिखा रहे हैं प्रेजेंट का। तो it is high time, it is about time, इस सब का मतलब already late हो। और एक जो मीनिंग आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये भी तो होता है कि ये सही समय है, it is time, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। लेकिन इट इज़ टाइम जब हो तो ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट। तो जब इस तरह से एक्सप्रेशन दिया जाए, इट इज़ टाइम के बाद हम इन्फिनिटिव लगा रहे हैं या इट इज़ टाइम के बाद प्रीपोजिशन लिखते हैं कि इट इज़ टाइम फॉर मी टू प्ले क्रिकेट, तो ये दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सही हैं। ऐसा नहीं कि लकीर का फ़कीर बन के याद कर लिए कि इट इज़ टाइम रहेगा तो आगे सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट रहे तब वर्ब का सेकेंड फॉर्म ज़रूर लगाएंगे और शुड हैव प्लस V3 भी लगाएंगे। लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन बोलते तो हैं कि ये खाने का समय है, खेलने का समय है, पढ़ने का समय है, तो यहाँ का मतलब ऑलरेडी लेट था, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है एप्रोप्रिएट टाइम, एप्रोप्रिएट टाइम हैज़ अराइव्ड, सही समय आ चुका है। तो उस सेंस में आप आगे सब्जेक्ट ना लगा के क्या लगाते हैं, इन्फिनिटिव लगाइए या प्रीपोजिशंस फॉर का यूज़ करिए। इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज़ टाइम टू डांस, इट इज़ टाइम टू रन, इट इज़ टाइम टू गो, इट इज़ टाइम टू स्लीप, इट इज़ टाइम टू डू समथिंग, इट इज़ टाइम फॉर यू टू कम हियर, इट इज़ टाइम फॉर देम टू गो देयर, इट इज़ टाइम फॉर हर टू डांस, इट इज़ टाइम फॉर हिम टू सिंग। तो ये इसका मतलब दो निकला, सरफेस मीनिंग वही होता है जो आपने समझा, जिसका मतलब एप्रोप्रिएट टाइम, लेकिन जब इसका अर्थ ऑलरेडी लेट हो
तो आपको लगाना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म या शुड हैव प्लस V3, लेकिन वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट नहीं है बल्कि प्रेजेंट का इमेजिनरी सिचुएशन दिखा रहा है, इसलिए वो पास्ट सब्जंक्टिव मूड है। तो इट इज़ हाई टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट तभी लगाएंगे जब इसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है और यहाँ देखिए प्रीपोजिशन A2 जो है, हालांकि इन्फिनेटिव का ही हिस्सा है, तो टू या फॉर इन सब में से कोई का यूज़ होगा तब इसका अर्थ हो जाएगा एप्रोप्रिएट टाइम। इसके अलावा कुछ और क्लू हैं जो पास्ट सब्जंक्टिव मोड को अट्रैक्ट करता है। अभी सिर्फ हमने दो बताया, इट इज़ हाई टाइम और एक कल पढ़ा था आपने विश। इनके उपस्थिति में आगे लगाना है आपको सब्जेक्ट के बाद, यहाँ एक मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद, यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट के बाद हेड को काटा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, लेकिन इट इज़ टाइम के बाद, इट इज़ अपॉर्चुनिटी के बाद फॉर यू आ जाए, जैसे इट इज़ टाइम या इट इज़ अपॉर्चुनिटी टू प्ले क्रिकेट, इट इज़ टाइम फॉर मी टू प्ले क्रिकेट। इन सब का मतलब हुआ कि एप्रोप्रिएट टाइम हैज़ अराइव्ड। इसका मतलब वही है जो सरफेस मीनिंग होता है, लेकिन इसका इनर मीनिंग हो गया ऑलरेडी लेट। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग पास्ट सब्जंक्टिव पे पूरे तरीके से पास्ट सब्जंक्टिव मूड के बारे में सब कुछ आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन पास्ट सब्जंक्टिव का इंपॉर्टेंस आपके कंडीशनल सेंटेंसेस में भी बहुत ज़्यादा है, उसके बिना तो कंडीशनल कल्पना ही नहीं कर सकते। सेकंड और थर्ड टोटली इमेजिनरी ही होता है, तो उसको कब कैसे यूज करें और कैसे रिलेट करें, कैसे मिक्स करें, इन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।